हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning. लास्ट लेक्चर में कोई डाउट है किसी को? लास्ट लेक्चर में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। लास्ट लेक्चर में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना नो लिखिए या यस लिखिए, जो लिखना है लिखिए। चलिए ठीक है, और एक दो मिनट और देखते हैं, उसके बाद बाकी लोग उसका चालू करेंगे क्लास का। ठीक है, और भी लोग जुड़ेंगे हो सकता है। गुड मॉर्निंग विपुल, एक और प्रियांशु भी आ गया। चलिए वापस। विपुल, लास्ट लेक्चर कोई डाउट है? और प्रियांशु, आपको भी लास्ट लेक्चर कोई डाउट है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए, फिर आगे चलेंगे। Good morning, sir. Good morning, sir. ठीक, देन मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन आपको दिखता है तो वापस से आप यस लिखिएगा। स्क्रीन अगर दिख रहा है आप सबको तो यस लिखिए।
खुला नहीं, ठीक है। एक बार आप सब अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए तो लेट मी सी हु ऑल गाइस। कौन न्यू लोग है? आरो, कल्पना, वीडियो क्लोज क्यों कर देते हैं? खुशबू, Yes, sir. आरो, खुशबू अपना वीडियो ऑन कीजिए, लेट मी सी। Yes, sir. Light problem. खुशबू, आप लाइट की उल्टी दिशा में बैठे हो। 1 minute. और कृपया करके वीडियो ऑफ ना करें, मुझे नहीं पता लगता किसको पढ़ा रहा हूँ किसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो ऑफ करते सकते हैं, मैं भूत लोगों को पढ़ा रहा हूँ बैठा के। देखो आरो, खुशबू, कल्पना, मेरे ख्याल से आपका आज शायद फर्स्ट लेक्चर है ना, ठीक है। तो हो सकता है आपको कुछ डाउट हो, दिक्कत हो, ठीक। जो भी डाउट है आप क्लियर पूछ लेंगे और हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है समझने में प्रॉब्लम आए, कुछ दिक्कत आए, तो टेंशन नहीं लेंगे, मैं बैठा हूँ समझाने के लिए, ठीक Okay, है। sir. और जो लोग Okay, sir. मुझे जानते हैं, मेरे ख्याल से आप सबको मेरा बायोडाटा नहीं पता होगा, ठीक है। अगर विशाल सर बता अच्छी बात है, नहीं बताया मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। मेरा नाम अमित है, ठीक। श्री अर्जुना करियर इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री टीचर। मेरा बैकग्राउंड है, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, और मैंने 8 साल जॉब भी किया है, ठीक है। तो कृपया करके वीडियो ऑफ ना करें और ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, कॉपी कलम सब रखेंगे साथ में, बिकॉज टुडेज लेक्चर इज न्यूमेरिकल बेस्ड। आज का जो लेक्चर है वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर है, और आपको बैठ कर न्यूमेरिकल्स बनाने होंगे, सब दिखाने होंगे। और हाँ, एक चीज़ और, जो भी आप टेक्स्ट में आंसर लिखेंगे वो आंसर प्राइवेटली मुझे लिखेंगे, ऐसा नहीं सब एवरीवन करके आप लिख दीजिए, तो आपका आंसर सबको दिखने लगेगा, नहीं तो सिर्फ मुझे दिखेगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Real light. स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक। देखिए कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक। ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम एटम्स निकालने के लिए। आज हम देखेंगे फार्मूला मास। एक्चुअली हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वही हमारा फार्मूला मास भी कहलाता है कुछ हद तक। कुछ हद तक कहने का मतलब है कि जो हम फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। फार्मूला लिखने मतलब कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाए, HNO3, H2SO4, HCl, KCl, कुछ भी दिया जाए, तो उसका जो एक्चुअल फार्मूला होता है, उसका जब मास निकाला जाता है तो हम उसको फार्मूला मास कहते हैं। मतलब आप जो भी फार्मूला लिखोगे उसका जो एटॉमिक मास को जोड़ के फाइनल मास आएगा उसको हम फार्मूला मास कहेंगे। तो इसका एक एग्जांपल मैंने दिखा रखा है, NaCl का एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन विल गिव यू द फार्मूला मास ऑफ NaCl। मतलब इसका जो फार्मूला लिखा जाएगा उसका ही एटॉमिक मास जोड़ेंगे हम। देन रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। अब देखिए ये एक टर्म है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स एक्चुअली अलग से नहीं आते,
मोल के साथ कंबाइंड फॉर्म में आता है। ठीक है, अब वेपर डेंसिटी बहुतों को हो सकता है पता हो, बहुत को ना भी पता हो। मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइन नहीं, मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको। देखिए, जब आप पानी गर्म करते हो, ठीक है, तो मान लीजिए पानी गर्म करेंगे तो होगा क्या, आपने उसके ढक्कन को अगर लगा दिया, तो जो वेपर्स क्रिएट होंगे वो वेपर एक प्रेशर जनरेट करता है उस ढक्कन के ऊपर भी, नीचे से ऊपर की ओर। और जो वेपर अंदर में होगा पानी का, वो पानी के ऊपर भी प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है किसके वजह से होगा, तो जो वेपर्स क्रिएट हो रहे हैं उसके वजह से। और जो वेपर्स क्रिएट हो रहे हैं उस वेपर का कुछ ना कुछ तो मास होना है। ठीक, तो कुछ यस ना सर। कुछ मास होगा, कुछ एरिया पे वो प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से वो पूरा जो मास होता है वेपर का, उसको हम डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं, कितना वो घना है, कितना घनत्व है उस वेपर का, और कितना वो प्रेशर लगा रहा है, कितनी एरिया में लगा रहा है, उस चीज को हम कहते हैं एक्चुअल वेपर डेंसिटी। अब इसकी जो यूज है यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले के रूप में है, लेकिन इसका एक्चुअल एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, या फिर सॉलिड स्टेट चैप्टर, सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर आपका 11th का सिलेबस में। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मैं जैसे जैसे फॉर्मूला दिखाते जा रहा हूँ, अपने कॉपी में लिखते चले जाइए, क्योंकि आज का लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल लेक्चर है। बाद में क्वेश्चन दिखाऊंगा तो करने में आसानी होगा। फॉर्मूले को लिख लीजिए, ठीक है सर। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। नेक्स्ट चले आइए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब देखिए हर चीज हर जगह पे अलग अलग टेम्परेचर दिखाता है। मतलब अगर मैं हर एरिया में घूमना चालू कर दें हम लोग, तो हर जगह पे मुझे अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा। जैसे राजस्थान में कुछ ज़्यादा गर्म है, देन हिमाचल में ठंडी जगह है, झारखंड हमारा ऑल साल अलग अलग टेम्परेचर दिखाता है। ठीक, तो हर जगह पे हर गैस को अगर अलग अलग टेम्परेचर रखा जाए तो वो अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाना चालू कर देंगे। इस वजह से हुआ क्या कि आईपैक ने एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एक प्रेशर को लिया, एक ऐसा प्रेशर और एक ऐसा टेम्परेचर जो हर जगह वैलिड हो। जैसे प्रेशर एयर का 1 atm, ये हर जगह वैलिड है। अर्थ के किसी भी कोने में चले जाइए, हर जगह 1 atm का प्रेशर लगता है। हाँ, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 1 atm का प्रेशर नहीं मिलेगा। जैसे अमेज़न का जंगल, वहाँ पे एक रिवर है जिसको बॉइलिंग रिवर भी कहते हैं। उस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm नहीं होता। उस रिवर की खासियत क्या है कि वो रिवर सालों भर 50 से 100 डिग्री सेल्सियस में खौलता रहता है वो पानी, और अपने आप खौलता रहता है। ठीक है, तो 1 atm का जो प्रेशर है हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन हर जगह अर्थ में 1 atm का प्रेशर हमको देखने को नहीं मिलता। देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस को हमने स्टैंडर्ड मान रखा है, या फिर 273 केल्विन को हमने स्टैंडर्ड मान रखा है। 273 केल्विन जो टेम्परेचर है, ये अचीव करना इम्पॉसिबल है अर्थ पे। ध्यान रखिए, 273 एक्चुअली -273 लिखा जाता है। -273 इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एनी मटेरियल, और इस टेम्परेचर को अचीव करना इस पूरे अर्थ में इम्पॉसिबल है। इसके लिए ये स्टैंडर्ड माना गया है। देन जब हम 1 atm प्रेशर को कन्वर्ट करेंगे इन Hg, तो वो जो प्रेशर होगा वो 760 mm में आएगा। 760 mm कहने का मतलब है हाइट ऑफ Hg। ठीक है, हाइट ऑफ मरकरी ये 760 mm, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसको हम कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक चीज ध्यान रखिए, एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा लिखा हुआ, एग्जाम या कोई भी न्यूमेरिकल में शॉर्ट फॉर्म मिलेगा, चाहे एसटीपी लिखा मिलेगा, चाहे एनटीपी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, पहले के टाइम में, पहले जब आईपैक ने इस चीज को डिफाइन किया था, तो उस टाइम 1 बार लिया गया था एज ए स्टैंडर्ड। 1 बार जो है वो भी
प्रेशर का ही है, लेकिन बाद में इसको 1 atm कर दिया गया। 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके साथ एक और चीज यूज होता है कि एट एसटीपी और एनटीपी 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर और 22,400 ml। देखिए ये एक रिलेशन है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले बताया है मतलब मैंने आपको एवोगाड्रोस लॉ में बताया था। देखिए इस रिलेशन को ध्यान देखिए, एट एसटीपी और एनटीपी 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर और 22,400 ml। अब मैं चलता हूँ उस लॉ में, यहाँ मैंने आपको ये लिखा था। देखिए एवोगाड्रोस लॉ में मैंने आपको लिखा था कि अगर वॉल्यूम सबका 22.4 लीटर लिया जाए, जैसे हीलियम है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, अगर सभी गैसेस का वॉल्यूम 22.4 लीटर लिया जाए और उसका टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा जाए 180 और 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक सेम आने वाले हैं हर किसी के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहता है किसके लिए, जब गैस को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर रखते हैं और उसका वॉल्यूम लेते हैं 22.4 लीटर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एसटीपी एनटीपी पे उल्टा कर दिया जाता है। जैसे ये जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये हमारा एसटीपी कंडीशंस है। ठीक है, तो इस एसटीपी कंडीशंस में हम क्या कहते हैं, जो 1 ग्राम मोल होगा, 1 ग्राम मोल कहने का मतलब है इसका जो मोलर मास होगा, ग्राम एटॉमिक मास जो होगा, वो 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा या 22.4 लीटर का वॉल्यूम हमको दिखाएगा। ठीक है, ये रिलेशन भी आप लिख लीजिए कॉपी में अपने। इस रिलेशन को लिख लीजिए, ये लास्ट लाइन को। सर लिख लिए। ठीक है, अब चले आइए इस चैप्टर का सर अहम रुकिए सर। हिस्सा जो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। सर और ये जो चैप्टर है ये इस नाम से भी जाना जाता है, मोल कॉन्सेप्ट, या तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट। अभी मोल है क्या? देखिए मोल केमिस्ट्री में एक मेजरिंग यूनिट है इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का। मेजरिंग यूनिट कहने का मतलब है, हाँ विपुल कुछ पूछना है तो लिखिए, कुछ पूछना है तो चैट में लिखिए। यस सर। Vipul, you have something to ask, then write in the chat box. देखिए मोल क्या है कि हम मेजर के लिए यूज करते हैं, ये मेजरिंग यूनिट है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, या फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, देन न्यूट्रॉन्स का, या फिर उससे भी अंदर चले जाइए तो इलेक्ट्रिनोस का, पॉजिट्रिनो का। देखो मैंने पहले भी बताया है कि एटम्स जो था वो पहले इनडिविजिबल माना जाता था, मतलब उसको हम तोड़ नहीं सकते। यहाँ तोड़ने का मतलब है कि हम उसके अंदर झांक के देख नहीं सकते। लेकिन नेक्स्ट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसने क्या कहा कि एटम्स को हम तोड़ सकते हैं, उसके अंदर झांक के देख सकते हैं। एक्चुअल में तोड़ना मतलब उसको तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके अंदर झांक कर देख सकते हैं कि उसके अंदर है क्या क्या। तो पाया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो और नेक्स्ट थ्योरीज आई है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई प्रोटॉन के अंदर भी कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कुछ होता है और न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ होता है। ठीक है, जिनको हम पॉजिट्रिनो कहते हैं, इलेक्ट्रिनो कहते हैं या न्यूट्रिनो कहते हैं। और ये और भी छोटे पार्टिकल्स हैं, आप स्पेशली इनको पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स में।
आप फिजिक्स का एक हिस्सा है क्वांटम फिजिक्स, जिनको हम केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, आप उसमें पढ़ोगे ये सारी चीजें। ठीक है। अभी मोल, मोल क्या है? मेजरिंग यूनिट फॉर दीज स्मॉलर पार्टिकल्स, जस्ट लाइक केजी, ग्राम या फिर डजन्स। जैसे आप केला खरीदने जाओ तो आप कहते हैं भैया 1 दर्जन केला देना, मतलब वो आपको 12 पीस केला उठा के दे देगा। या फिर आप कहोगे 1 किलो एप्पल देना, तो आपको 1 केजी एप्पल उठा के देगा। ठीक है। तो जिस तरीके से हम सामान को मेजर करते हैं या खाने की चीज़ों को मेजर करते हैं, उसी तरीके से हमारा जो मोल है, ये मेजरमेंट यूनिट है एटम्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है। तो टर्म मोल वाज सजेस्टेड बाय ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड जो है ये साइंटिस्ट का नाम है। और जो मोल है, इस मोल का लैटिन मीनिंग होता है हीप और पाइल। हीप और पाइल कहने का मतलब है कि एक छोटा सा पहाड़, ठीक है, जिसको हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। एक छोटा सा पहाड़ जिसको काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात कि मैंने आपको कल पहले ही बताया है पिछले लेक्चर्स में कि जो एटॉमिक मास है वो एज ए स्टैंडर्ड लिया जाता है कार्बन 12 का। कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो जो मोल डिफाइंड है वो भी कार्बन 12 के लिए ही डिफाइंड है। कैसा क्या है ये डेफिनेशन कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वही हमारा मोल होगा। अभी ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 12 ग्राम कार्बन का जो है वो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स कंटेन करता है, जिसको एवोगाड्रो ने पहली बार दिया था। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया वैल्यू है जो हम यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि 12 ग्राम जो है कार्बन 12 का, अगर हम 12 ग्राम को ले तो उसमें हमको इतना, लगभग इतना एटम्स हमको मिलेगा। ठीक है। तो इसी चीज को रिलेशन में कैसे दिया जाता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, इसको हम कहते हैं 1 मोल। ये जो वैल्यू है ये 1 मोल के लिए आती है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू 32 ग्राम। मतलब अगर हम ऑक्सीजन का एटम लें तो इसका जो 1 मोल होगा वो इतना एटम्स होगा और इतना वजन दिखाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए, 12 ग्राम कार्बन लिए थे तब जाके हमको इतना एटम मिला था। तो हम अगर ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 32, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो जो यहाँ कार्बन के लिए 12 आया था वो यहाँ ऑक्सीजन के लिए 32 हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, सॉरी, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 6.023 into 10 to the power 23 molecules is equals to 32 gram. Then 1 mole of ammonia molecules is equals to 6.023 into 10 to the power 23 molecules of ammonia is equals to 17 gram. अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, और NH3 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 17 होता है। Yes, sir. Then 1 mole of chloride ion is equals to itna ions. Then 1 mole of electrons is equals to itna electrons. 1 mole of protons is equals to 6.023 into 10⁻23 protons. इसी तरीके से न्यूट्रॉन्स जाएंगे, इसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो 1 मोल ऑफ, या फिर इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो 1 मोल, देखिए यहाँ जो ब्लैक में मैंने लिख रखा है डार्क में, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कहने का मतलब है कि इन सब को एक कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया है मैंने, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो इन सब के लिए कॉमन वर्ड यूज किया है पार्टिकल्स। तो 1 मोल इज इक्वल टू इतना पार्टिकल्स इज इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिकुलर मास ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है। तो 1 मोल का वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए। Yes.
ठीक है, देखो आपको ये पहला वैल्यू सिर्फ नोट डाउन करना है, सिर्फ ये फर्स्ट, ये जो ब्लैक में डार्क में लिख रखा है इसको नोट डाउन कीजिए, 1 मोल इज इक्वल टू इतना पार्टिकल। अब देखिए, अब हम फॉर्मूला देखेंगे मोल में। ठीक है, कि मोल में कितने सारे फॉर्मूलेज है। तो यहाँ मैंने टोटल आपके पास 3 2 5 फार्मूला लिख रखा है, और ये पांचों फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। देखो ये जो मैंने ऊपर लगा लाइन लिखा है, ये कई बार आदमी भूल जाता है, कई बार याद नहीं रहता अपने को। ठीक है, तो इस चीज को हम याद रखेंगे कैसे, n इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। अगर मुझे किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स निकालने दिया जाए, तो मैं सबसे पहले उसमें क्या देखूंगा कि उसका वेट दिया हुआ है या नहीं। अगर उसका वेट दिया है, तो मैं फिर उसका क्या करूंगा, उसका मोलर मास निकालूंगा। जैसे ऊपर देखिए, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन अगर दे रखा है, बोलेगा कि ऑक्सीजन आपके पास 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो मुझे 32 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालूंगा। ठीक है, और एटॉमिक मास निकालने के बाद मैं इस रिलेशन में डाल दूंगा 32 डिवाइडेड बाय 32, तो नंबर ऑफ मोल जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। फॉर्मूला साथ साथ लिखते चले जाइए, मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, साथ साथ लिखते चले जाइए। जो रेड में किया हुआ है सिर्फ वही लिखना है। ठीक है, तो देखिए सेकंड फॉर्मूला, number of moles n is equals to number of particles upon एवोगाड्रो नंबर। ठीक, एवोगाड्रो नंबर जो है उसको हम डिनोट करते हैं ए वी से, कैपिटल ए और उसके बेस में वी। कई जगह पे, कई किताबों में इसको एन ए भी लिखा जाता है, एन कैपिटल होगा और जो ए है वो बेस में रहेगा। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका कुछ भी हो सकता है, आयंस, चाहे एटम्स, चाहे मॉलिक्यूल्स, या कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म में एक कॉमन टर्म लिया गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सेकंड फार्मूला हो गया। देन थर्ड फार्मूला देखिए, थर्ड फार्मूला जो है ये फर्स्ट और सेकंड फार्मूला को मिला के बनाया गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हटा दिया गया और इन दोनों को एक साथ कर दिया गया। तो एग्जाम में या क्वेश्चंस में आपको ये दोनों फार्मूला मिला के भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए आता है। आपको वेट दिया जाएगा, देन एलिमेंट या कंपाउंड दिया जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। ये हमारा थर्ड फार्मूला है जो पहले दोनों फार्मूलेस को मिला के बनता है। उसके बाद पूछते हैं एग्जाम में, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और लास्ट फार्मूला है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन एवोगाड्रो नंबर। देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको कल पढ़ाया है, ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट भी आपको कल पढ़ाया है। और एक चीज और, इस सभी फॉर्मूलेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है 1 2 और ये ए वाला फार्मूला। ये 3 फार्मूला है जो आपके सिलेबस में कई बार यूज होते हैं, मैक्सिमम टाइम यूज होते हैं। देन लास्ट फार्मूला फॉर गैसियस स्टेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आता है। अगर गैस का वॉल्यूम दिया हो लीटर में, कब दिया रहेगा, चाहे एनटीपी होगा या फिर एसटीपी होगा, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से और डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। अभी आप फटाफट ये फॉर्मूला लिख के खत्म कीजिए ताकि मैं क्वेश्चंस दिखा सकूं आपको।
हो गया सबका? देखो हो गया है तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अ पीस ऑफ कॉपर वेज 0.625 ग्राम, मतलब एक कॉपर का टुकड़ा है जिसका वजन दे रखा है आपको 0.625 ग्राम, ठीक है? एक चीज ध्यान रखिए, केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों सेम होते हैं। केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों सेम होते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन फिजिक्स में दोनों सेम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं केमिस्ट्री का चीज फिजिक्स में घुसा दें और फिजिक्स का चीज केमिस्ट्री में घुसा दें, ठीक? कई बार मिस्टेक होता है। देन हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन? देखो क्या कहता है, अ पीस ऑफ कॉपर वेज इतना ग्राम, तो हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन? तो सिंपली ये आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, किसका? कॉपर का। कब पूछ रहा है? जब इसका वेट दे रखा है। तो देखिए इसमें से हम थर्ड फॉर्मूले से डायरेक्टली बना सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको पूछा है, और क्या दे रखा है? उसका मास या वेट दे रखा है कॉपर का। तो कॉपर का हम क्या करेंगे, यहाँ वेट लिखेंगे, और उसका हम मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे या एटॉमिक वेट लिखेंगे, और हम सीधा सीधा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे, ठीक है? इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और फटाफट आंसर निकालिए। मैं करके दिखा दूं क्या आपको इस? यस सर। 100 कर करके दिए सर। दिखा दूं क्या एग्जांपल? चाहिए तो ये चैट में यस लिखिए। यस सर। देखिए अगर आपसे बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो आप चैट में लिखिए कि मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको एक। तो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। एक कॉपर दे रखा है आपका, पीस ऑफ कॉपर है जिसका वजन दे रखा है 0.625 ग्राम, ओके? और आपको पूछता क्या है, हाउ मेनी एटम्स, मतलब इसका एटम्स निकालिए कॉपर का कि उसमें कितना एटम्स होगा। मतलब सिंपली आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो डायरेक्टली हम इस थर्ड फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमको ऊपर का वेट दिया हुआ है 0.625 ग्राम, और कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 ग्राम। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 ग्राम, ठीक है? मैंने आपको पहले भी टेबल दे रखा है इसका, एटॉमिक मास का टेबल उसमें लिखा है मैंने एटॉमिक मास किसका क्या होता है। ये एटॉमिक मासेस आपको याद करने पड़ेंगे कंपलसरी। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, हमको कॉपर का वेट हमको दे रखा है, ठीक है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने बोलता है, उसको मैं एटम्स ले लूंगा, एटम्स डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर हमारा 10 टू दी पावर हम अगर 23 लेके चलें इसको, ठीक है? 10 टू दी पावर 23, तो ये हमको क्या दे देगा, इज इक्वल्स टू 0.625 डिवाइडेड बाय 63.5। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। उसके बाद हम करेंगे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे इसको,
देन हमको ये वजन दे रखा है 0.625। उसके बाद जो हम मास लेंगे, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, ये मास हो जाएगा उस कॉपर का एटॉमिक मास। तो कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। नहीं नंदनी, आपका आंसर है 6.023 इंटू 10⁻21 एटम्स। इसका आंसर है आपका 6.023 इंटू 10⁻21 एटम्स। into 10⁻21 एटम्स, ये आपका फाइनल आंसर है। एवोगाड्रो नंबर को इक्वेट कीजिए तब जाके ये आएगा। AB से मल्टीप्लाई हो जाएगा, AB इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एवोगाड्रो नंबर इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फॉर्मूला चेक कीजिए, थर्ड फॉर्मूला।